बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है बेटा सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स। इसका बेटा हम क्विक रिव्यू करेंगे। इसके बेटा क्विक रिव्यू को हम 4 हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में हम सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे हिस्से में बेटा सेट्स का लॉजिक्स के साथ क्या रिलेशन है उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तीसरे हिस्से में बेटा हम फंक्शंस और उसकी काइंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और चौथे हिस्से में बेटा हम ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर बच्चे हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर ये एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं। बेटा ये आपको क्विक रिव्यू वाला लेक्चर बताएगा कि असल में आपको एमसीक्यूज कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे इनको तैयार करना है। और आप देखिए बेटा बगैर वक्त ज़ाया किए हम बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि सेट क्या होता है। जी बेटा बिस्मिल्लाह। जी बेटा सेट क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा सेट क्या होता है बेटा? एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। वो ऑब्जेक्ट्स कोई नंबर भी हो सकते हैं, कुछ चीजें भी हो सकती हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अब देखो जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं आप उनको मेंबर्स भी बोल लेते हो, एलिमेंट्स भी बोल लेते हो। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ए है, उसके अंदर 1 2 3 लिखा हुआ है। अब ये 1 2 3 जो है इनको आप मेंबर्स कह लें, एलिमेंट्स कह लें, एक ही बात। अच्छा अब सेट जो है, अब इसकी डेफिनेशन के अंदर बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, सर ये डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। ये बहुत सारी क्वेश्चंस अक्सर रेज किए जाते हैं। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा कि आपको इन सवालात के जवाब दे सकूं। देखिए बेटा सेट क्या होता है और वेल डिफाइंड। देखिए डिस्टिंक्ट का क्या मतलब? डिस्टिंक्ट का मतलब है कि सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो। यानी यहां पे देखिए 1 है 2 है 3 है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। सही है। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एलिमेंट्स डिफरेंट हो, कोई रिपीट ना हो। ठीक हो गया। अच्छा ये तो चले आपको बात क्लियर होगी। अच्छा अब ये वेल डिफाइंड क्या है बेटा? वेल डिफाइंड क्या है? देखिए बेटा वेल डिफाइंड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप ये अंदाजा लगा लेते हैं, आपको इस चीज का पता चल जाता है कि एलिमेंट जो है वो उस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। वेल डिफाइंड इज अ प्रॉपर्टी बाय विच यू कैन इजीली रियलाइज और रिकॉग्नाइज दैट वेदर द एलिमेंट बिलोंग टू दैट सेट और नॉट। देखिए मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेट ले लिया जिसको आप ए कह लेते हैं। एक उसके अंदर एलिमेंट लिए 1 है 2 है 3 है और 4 है और ये बेटा आपके पास 5 आ गया। अब देखिए आप करें कि सर क्या 10 जो है क्या इससे बिलोंग करता है? तो 10 जो है वो बिलोंग नहीं करता बेटा ए से। तो ये तो फर्स्ट नेचुरल नंबर है 5 तक, तो 10 तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है 10 जो है ये इसके हिसाब से वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा अब 7 की बात करें तो 7 भी इसमें नहीं है। इसका मतलब है 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, सो 7 इज नॉट वेल डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द सेट ए। तो 7 जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब देखिए अगर हम बात करें कि क्या 1 जो है वेल डिफाइंड है, जी बेटा 1 चूंकि बिलोंग कर रहा है इससे, ये वेल डिफाइंड है। सही है। तो वेल डिफाइंड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप ये जांच लेते हैं, ये इस चीज का पता चल जाता है कि वो जो एलिमेंट आप ले रहे हैं क्या वो सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको इस चीजों का पता चल जाता है। अच्छा अब एक और भी बात है, देखिए बड़ी फेमस एग्जांपल्स हैं। अगर आपको कोई ये पूछ ले कि सर अ सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, एक सेट है आपके पास, सेट यहाँ सेट तो नहीं अभी कहेंगे, अभी आप ये कह लीजिए कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो ये क्या ये हमारे पास एक सेट बनाएगा कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स जो है ये? जी बेटा नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा ये मैं आपको बताता हूं। बेटा बात यूं है कि गुड स्टूडेंट जो है ये राय चेंज हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, मैथ वाले टीचर कहते हैं कि जी ये जो फलां एक्स वाई जो स्टूडेंट है ये बहुत अच्छा है क्योंकि वो मैथमेटिक्स में अच्छा है। अच्छा जो इंग्लिश के टीचर हैं वो कहते हैं जी नहीं यही स्टूडेंट जो है ये तो नालायक है क्योंकि वो उनके स्टूडेंट में उनके जो सब्जेक्ट्स में वो ठीक नहीं पढ़ता। ठीक है, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो एक वो कह रहा है कि जी अच्छा स्टूडेंट है, दूसरे टीचर कह रहे हैं जी नहीं अच्छा स्टूडेंट। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनती। जहां पे लोगों की राय चेंज हो जाते वो कभी भी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, इसी तरह कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स कह लें आप, गुड प्लेयर्स।
ठीक है, तो गुड प्लेयर्स आप बात कर लें गुड प्लेयर्स की, तो वहां पे भी लोगों की राय चेंज होती थी। कुछ कहेंगे जी ये अच्छे प्लेयर्स हैं, कुछ कहेंगे नहीं ये अच्छे प्लेयर्स हैं, सही है, तो इस पे भी राय चेंज होती है। अच्छा, उसके बाद डिलीशियस डिशेस की बात कर लें, डिलीशियस डिशेस की बात कर लें, तो वहां पे भी राय चेंज होती है। कुछ लोग कुछ चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं, उनका जायके का टेस्ट जो होता है वो अलग होता है, कुछ लोगों का अलग होता है, तो यहां पे भी राय चेंज होती है। ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं होगी, ठीक हो गया। तो वेल डिफाइंड वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम ये आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं कि जो कलेक्शन है क्या वो सेट बनाती है कि नहीं बनाती, सही हो गया, या वो एलिमेंट जो है सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड डिलीशियस डिशेस आर नॉट वेल डिफाइंड। ये हमने पहले कर लिया कि क्यों ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राय चेंज होती है। यहाँ पे रीजन भी बता दिया, बिकॉज द ओपिनियन ऑफ एवरी अदर पर्सन रिगार्डिंग गुड स्टूडेंट्स एंड डिलीशियस डिशेस वेरी। तो चूंकि ये चेंज होती है राय पर्सन टू पर्सन, सो that's why both the examples cannot be considered well defined. Next बेटा करते हैं notations। ये याद रखिए, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। याद रखिए बेटा, जो सेट्स होते हैं उनको हम हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ए से, बी से, सी से, और जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से शो करते हैं, जैसा कि ए बी सी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये भी हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर एक्स जो है वो मेंबर है किसी सेट ए का, अगर तो फिर हम अगर x इज अ मेंबर ऑफ ए सेट, तो फिर हम लिखते हैं, ये जरा गलत लिख दिया जी, ऐसे लिखना है x बिलोंग टू ए। ठीक हो गया, x बिलोंग टू ए, तो फिर अगर x मेंबर है सेट ए का तो ऐसे लिखेंगे, अगर मेंबर नहीं है तो फिर हम ऐसे लाइन लगा देंगे। सही है, इसका ये जो साइन है इसका मतलब है बिलोंग टू, क्या है जी, बिलोंग्स। ठीक हो गया, इसका ये साइन का मतलब ये है। तो हम इसको पढ़ते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो अगर कोई एलिमेंट है सेट से बिलोंग करता है तो ऐसे लिखते हैं, अगर बिलोंग नहीं करता तो ऐसे स्लैश डालेंगे। इसका मतलब यही होगा कि वो सेट से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो रिप्रेजेंटेशन जो जी, तो कभी कभी आ जाता है तो कितने मेथड्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने, तो बेटा देयर आर 3 मेथड्स। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं, तो ये आप इसको बता सकते हैं जी। आगे चलते हैं जी। देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। तो बेटा वहां पे हमारे पास 3 हमारे पास मेथड्स है जिससे हम सेट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 1 बेटा डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये कौन सा होता है, अ सेट में डिस्क्राइब इन वर्ड्स। बेटा हम इन वर्ड्स लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है, तो उसको ये चूंकि हमने इन वर्ड्स लिखा है यानी इंग्लिश में लिखा है, ये बेटा डिस्क्रिप्टिव मेथड है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं टेबुलर मेथड। वो क्या होगा, सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे ये होता है कि हम इन वर्ड्स नहीं लिखते, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल है ए, तो ये देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10, तो ये बेटा हमारे पास 10 नेचुरल नंबर्स हैं। हमने इसको एक ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसको इनलिस्ट कर दिया, तो हम क्या क्या कहेंगे इसको जी बेटा, इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे जी टेबुलर मेथड। क्या कहेंगे बेटा, इसको टेबुलर मेथड कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं हम सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड बेटा हमारे पास क्या होता है वो देखना है। इन दिस मेथड we write variable say x representing a number set followed by a property, यानी using property हम इसको represent करते हैं the member of a set। तो फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, देखिए बेटा मैंने एक ही सेट लिया था, हमने उसी को ही डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। देखिए मैं आपको बताता हूँ हमने क्या कहा पहले में। देखिए डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे क्या जी सेट ऑफ जी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। एक तो ये हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है। उसके बाद बेटा टेबुलर मेथड है, टेबुलर मेथड है। ठीक है जी। टेबुलर मेथड में हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स है उसको नहीं लिस्ट करते, 1 2 3 अप टू सो ऑन, यू बेटा हमारे पास 10 आ गया। अच्छा, और फिर जो सेट बिल्डर मेथड है यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वेन एवर एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर, ए। इस सिंबल का मतलब होता है एंड। क्या होता है बेटा, एंड
व्हेन x लेस देन इक्वल टू 10, यानी वो नेचुरल नंबर जो 10 भी, देखिए इक्वालिटी आ गई, इसका मतलब 10 भी शामिल है और 10 से छोटे भी। तो कितने छोटे, जारी बात है नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1 ही हो सकता है, इससे छोटा आपको कोई नेचुरल नंबर ही मिल सकता। तो 10 और 10 से जो कम है, यानी 1 से लेके 10 तक। तो ये बेटा ये मुख्तलिफ अंदाज हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी टाइप्स ऑफ सेट्स। जी बेटा टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट। देखिए बेटा दो नाम है। एम्प्टी सेट, जैसे आपको पता चल गया होगा कि एम्प्टी का मतलब है खाली है, कुछ भी नहीं उसके अंदर होगा। इसको दूसरा नाम है बेटा नल सेट। तो ये कैसा होता है ये देखते हैं बेटा। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। और इसको बेटा हम या तो ये फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या हम इसको बेटा करली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखते, हम इसको बोलते हैं बेटा एम्प्टी सेट। याद रखिएगा यहाँ पे बात, ये एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, ये कभी भी एम्प्टी नहीं होता, ये बेटा हमेशा नॉन एम्प्टी है। लोग समझते हैं ये एम्प्टी है, नहीं ये नॉन एम्प्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो आ गया, ठीक है। हाँ अगर इसको अकेला पढ़ेंगे ये भी एम्प्टी है, इसको अकेला लेंगे ये भी एम्प्टी है, लेकिन अगर ये इसके अंदर आ जाएगा तो फिर ये बेटा नॉन एम्प्टी सेट है। ये क्या जी? नॉन एम्प्टी सेट है। ये बेटा आपने याद रखना है। और एक बेटा ये एक बात होगी। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें आपको स्लाइड्स पे शो हो रही हैं, कुछ मैं आपको लिख के बता रहा हूं, तो ये बेटा आपने कॉपी पेंसिल पास रखनी है, साथ ये चीजें नोट करते जाना है। दूसरी बात ये है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो बेटा हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जी, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी वो आप आर्बिट्रेरी सेट पी ले लें, ठीक है, पी इज आर्बिट्रेरी सेट है जी, आर्बिट्रेरी सेट है, ठीक है जी। तो आप इसको ले लें। तो याद रखिए कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है, आपको एमसीक्यूज में ये चीजें आ सकती है, ये आपने याद रखनी है। अच्छा बेटा नेक्स्ट चलते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज -1। तो बेटा जी, तो ऐसा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज -1। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका जो हमें स्क्वायर मिले वो -1 आए, तो इसका आंसर बेटा एम्प्टी ही है। तो आप ऐसे भी इसके एक ये भी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 3। तो द सेट ऑफ इवन नंबर्स डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जो 3 से डिवाइड होता है, तो इसका भी आंसर बेटा एम्प्टी होगा। बहुत सारी आप एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं और भी आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आएंगे बेटा, पेंसिल ले लें, ये नोट करते जाएं। एक्स वेयर नंबर एक्स है बिलोंग टू कर रहा है बेटा रियल नंबर से, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि इस ये जो सेट है इसका आंसर क्या होगा बेटा। वो कह रहा है कि एक्स वो तमाम रियल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मुझे बताइए एक्स रियल नंबर है, अच्छा कौन सा रियल नंबर है दुनिया का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मुझे ये बताएं। कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको इसके अंदर पुट करें आंसर इज इक्वल टू 0 है? अच्छा जारी बात है, आपने 0 की इक्वल रखना है। आप सोचेंगे सबसे छोटा क्या होगा, 0 होगा। चले आप 0 भी पुट कर लें, 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये आएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यानी आपको ऐसा कोई मिल ही नहीं सकता रियल नंबर जो जिसको आप एक्स की जगह पुट करें तो वो इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन को क्या कर दे बेटा, सेटिस्फाई कर दे। आपको कोई ऐसा रियल नंबर मिल ही नहीं सकता। तो दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो आप क्या कहेंगे, इसका आंसर बेटा एम्प्टी है। तो याद रखिए जब भी ये सेट आए तो उसका आंसर हमेशा एम्प्टी लिखेंगे, ठीक है। ये सेट जो है एम्प्टी को रिप्रेजेंट करता है। आगे बेटा एक और भी है, एक्स वह नंबर एक्स है बिलोंग टू बेटा रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर बिलोंग टू 3। ये बेटा हमारे पास, तो ये बेटा इसका आंसर भी बेटा एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि बेटा वो कह रहा है कि ऐसा रैशनल नंबर बताएं जिसका स्क्वायर ले तो √3 आए। तो बेटा आप सोचिए कौन सा है बेटा, सिर्फ दुनिया का एक नंबर है √3 जिसका स्क्वायर ले तो वो 3 आता है। ऐसे ही है ना बेटा, यही करता है। तो बेटा आपको पता है कि √3 कभी भी रैशनल नहीं होता, ये तो हमारे पास इरेशनल है। ये तो पहले भी हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर हो उसका √ ले लें तो हमेशा बेटा वो हमारे पास इरेशनल होता है। क्या होता है बेटा, वो इरेशनल होता है। तो 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ये बेटा हमारे पास इसका जो √ है वो हमेशा इरेशनल होगा। तो हमने कहा है कि वो रैशनल, हमने इरेशनल की बात ही नहीं की। हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा रैशनल है जिसका स्क्वायर ले तो वो इज इक्वल टू 3 आ जाए। तो बेटा ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा, एम्प्टी। ये एमसीक्यूज के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है और बाहर बेटा पेपर में आ चुके हैं। इसको बेटा आपने चीजें ये
जो है वो आपने नोट करते जाना है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि इसको क्या करना है जी। देखिए जी, जी बेटा ये भी हो गया आगे। अच्छा यहां पे एक बात ये भी याद रखिए कि अगर यहां पे 3 है ना फॉर एग्जांपल, तो आपके पास ऐसा आ जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, यानी एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास प्राइम नंबर आता है तो आंसर बेटा हमेशा एम्प्टी होगा, ये याद रखना आपने। बेटा थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वो भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल्स मैंने एक्सरसाइज में से उठाई हुई हैं, तो देखें ये इंपॉर्टेंट है। एक्स वेन ओवर एक्स है, अच्छा बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स। वो कह रहा है ऐसा रियल नंबर बताइए जो अपने के इक्वल नहीं होता। बेटा ये तो नेचर से ही डिफरेंट हो गया ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि हमें कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाए जो अपने के इक्वल नहीं है। तो बेटा ये देखिए, ये तो इंसान के अंदर भी प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि हर इंसान जो है वो अपने के इक्वल तो होता है, किसी के इक्वल हो ना हो वो अपने के इक्वल होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान आपके के इक्वल ना हो, बाय शेप बाय वेट वो अपने के इक्वल जरूर होता है। यही प्रॉपर्टी अल्लाह ने नंबरों के अंदर भी रखी है बेटा। 1 हमेशा 1 के इक्वल होता है, 2 हमेशा 2 के इक्वल होता है, 3 हमेशा 3 के इक्वल होता है, 0 हमेशा 0 के इक्वल होता है, 1/5 हमेशा 1/5 के इक्वल होता है। अब दुनिया को कोई भी नंबर सोच लें जो रियल नंबर हो और वो अपने के इक्वल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बेटा इसका आंसर भी इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा, ये भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट बेटा एक और एग्जांपल देख लीजिए जो कि बहुत अहम है, 12 पेपर में आ चुकी है। एक्स वन एक्स बिलोंग टू इवन नंबर एंड 4 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 6। बेटा ऐसे हमने इवन नंबर लेने हैं जो 4 और 6 के दरमियान आए। ये बेटा देखने, देखिए 4 यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगी, ठीक है। देखिए बेटा अगर हम यही यहाँ पे ऐसे क्या लेता x और लेस देन 6, इसका मतलब है 4 और 6 आपस में शामिल है, तो फिर तो हमारे पास 4 और 6 आ जाने थे, क्योंकि ये वो सेट है जिसमें 4 और 6 शामिल है। तो फिर हमारे पास 2 इवन नंबर्स आ जाने थे। अब 4 और 6 को तो शामिल नहीं किया, अब 4 और 6 के दरमियान हमारे पास जो नंबर आता है वो तो 5 आता है, तो 5 तो इवन नहीं है, क्योंकि इवन तो वो होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं। तो इसका आंसर भी बेटा हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। तो देखिए हमने एम्प्टी सेट की डेफिनेशन देखी, हमने ये पढ़ा कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। हमने ये पढ़ा कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का बेटा सबसेट होता है। हमने ये पढ़ा कि एम्प्टी सेट जो है ये अगर एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट ये के अंदर डाल दे तो ये कभी भी एम्प्टी नहीं होता, ये नॉन एम्प्टी हो जाता है। ये क्या हो जाता है? नॉन एम्प्टी हो जाता है। और हमने ये देखिए बेटा कितनी इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, इसको भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, A set consists of at least one element is called a non-empty set। तो बेटा याद रखिए ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसको एम्प्टी कहते हैं या नल सेट कहते हैं, लेकिन ऐसा सेट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट आ जाए हम उसको बेटा नॉन एम्प्टी कहेंगे, ठीक है। कम से कम एक भी आ जाए तो वो नॉन एम्प्टी होगा, वो एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है हम उसको क्या बेटा बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है आप इसको सिंगलटन सेट भी कहते हैं, ऐसे ही है ना। क्या बोलते हैं बेटा? सिंगलटन सेट। तो ये बेटा ये देखें ये सेट एम्प्टी नहीं है, लेकिन ये कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट है। ये याद रखिए, आपको ये चीजें आ सकती हैं बेटा। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये क्या होते हैं बेटा? अ सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। आगे चलते बेटा, नोट एन एम्प्टी सेट विच हैज नो एलिमेंट इज फाइनाइट सेट। तो बेटा एम्प्टी सेट भी फाइनाइट एलिमेंट लगता है, ठीक है। तो आप खुद ही देख लें, जिसके अंदर ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको फाइनाइट कहते हैं। मसलन 1 है, 2 है, 3 है, तो फाइनाइट है, रुक गए एलिमेंट्स, तो दिस इज फाइनाइट सेट। लेकिन ऐसे नेचुरल नंबर ये देखिए 1 2 3 है, अप टू सो ऑन है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये इनफाइनाइट सेट है। ये क्या बेटा? ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, ठीक हो गया। ये बेटा बातें। आगे चलते हैं जी, आगे बेटा चलते हैं, आगे क्या कहता है जी, देखते हैं बेटा। बिस्मिल्लाह। आर्डर ऑफ ए सेट, आर्डर ऑफ ए सेट का और नाम है बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो बेटा ये क्या करता है? आर्डर ऑफ ए सेट हमें सेट के अंदर एलिमेंट्स कितनी नहीं उसके बारे में बताता है। आर्डर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड। तो बेटा जारी बात है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स चलते जा रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल अब ये एलिमेंट आप फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे कर लें कि एक आपने ले लिया जी सेट नेचुरल नंबर ही, चले इसी की कर ले, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये आप
ऐसे चलते जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है ये कहाँ तक है, तो आप इसके आर्डर के बारे में क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते, तो डिफाइंड नहीं होता क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, तो इसका बेटा जो आर्डर है वो डिफाइंड नहीं है। आगे चलते बेटा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं बेटा, याद रखिए, टू सेट्स हैव ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। दैट इज इसका एक और भी मतलब हो सकता है जी, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ए के एलिमेंट अगर हर एलिमेंट बी का है और बी का हर एलिमेंट अगर ए का है तो दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सेट ले लिया जी ए, चले आपने ले लिया जी ये ए कर लें, ए बी और सी, अच्छा, और एक दूसरा सेट है बी, वो कर लें जी बी ए और सी, चलें। अब देखिए इसके सारे एलिमेंट्स में है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी के सारे ए में है तो बी आल्सो सबसेट ऑफ ए। तो अगर याद रखिए ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है बेटा ए इज इक्वल टू बी। तो ये बेटा उसने बताया हुआ है कि अगर ए के एलिमेंट बी में है यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी, और बी के अगर ए में है इसका मतलब है बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है बेटा A इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं, द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ये बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। याद रखिएगा सेट्स के अंदर कभी भी आर्डर मैटर नहीं करते, मतलब आर्डर डज नॉट मैटर इन ए सेट। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं जी 1 है, 2 है और 3 है, अच्छा, दूसरा सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स आगे पीछे कर लेते हैं, यानी 2 है, 1 है, 3 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन आता है तो बेटा ये इक्वल हैं, तो आगे पीछे एलिमेंट्स हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने डेफिनेशन सेट्स के में पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी मुख्तलिफ होने चाहिए, कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए, ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस क्या होती है? 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस क्या होती है? 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस को बेटा बाइजेक्टिव मैपिंग की भी कहते हैं, ठीक है, तो ये वही चीज है। if the elements of two sets A and B can be paired in such a way that each element of A is paired with unique element of B and vice versa, then such pairing is called 1-to-1 correspondence between A and B। देखिए जरा मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक सेट है आपके अंदर, उसने आपने एलिमेंट ले ली, उसके अंदर बेटा ए बी और सी, एक और सेट है बेटा बी, आपने क्या कर लिया जी, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3, अच्छा, अब पेयरिंग बनाए, जोड़े जोड़े बनाए जी, ये जोड़ा बन गया इसके साथ, ठीक है, ये जोड़ा बन गया इसके साथ। देखिए 1-to-1 का मतलब है ए का ए के साथ एक मिलना है, ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके बाद, इसका मतलब है ए और बी के साथ हम 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बना सकते हैं, ठीक है, तो देयर इज अ 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं इसके बारे में चलते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, दो सेट्स है बेटा ए और बी, हम उसको इक्विवेलेंट तब बोलेंगे इफ 1-to-1 correspondence कैन बी established between them and if A and B are equivalent and राइट किस तरह बेटा राइट करेंगे, ये देखिए बेटा कहता है जी कैसे हम राइट कर सकते हैं अगर दो सेट्स हमारे पास इक्विवेलेंट है। याद रखिए ए और बी देखें, ए और हमने देखें ए और बी के दरम्यान 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बन गई, क्योंकि ए के साथ एक मिल गया, इसका मतलब है ए इज इक्विवेलेंट टू बी। देखें ये इक्विवेलेंट का साइन है, किसका बेटा, इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट सही है, इसका मतलब है ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये याद रख लें कि ए जो है वो बी के बेटा क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनके दरम्यान क्या बन गई बेटा, 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बन गई। अच्छा, इसको बेटा आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ऐसा भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दो सेट्स ए और बी हैं, हम उसको कहेंगे ये इक्विवेलेंट है अगर दोनों का आर्डर इक्वल हो, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। मसलन देखिए इसके एलिमेंट, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, वो 2 है। अच्छा, इसके अंदर देख ले नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा कितने हैं बेटा, सॉरी इसके अंदर कितने हैं 3, और इसके अंदर बेटा कितने हैं 3, तो देखिए दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो इक्विवेलेंट है। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि वो दो सेट्स जिनका आर्डर इक्वल है वो क्या होंगे बेटा, इक्विवेलेंट होंगे, या ऐसे कह लें वो दो सेट्स बेटा हमारे पास इक्विवेलेंट होंगे जिनके अंदर 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस जो है वो स्टैब्लिश की जा सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह लेता हूं 1 2 3 और 4 है, ठीक है, एक दूसरा ले लेता हूं बेटा ए बी और सी। अच्छा, क्या इनके दरमियान 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस हो जाती है, मतलब ए को ए के साथ मिलाएं,
इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब ये बेचारा कवारा रह गया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है हम इनके दरमियान क्या कर सकते हैं, 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस नहीं बना सकते। तो ये दो सेट्स जो है ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं बेटा, अगर हम इसको ए कहते हैं, इसको बेटा हम बी कहते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बेटा क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कह ले तो वो बेटा 3 आ गई। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। ये भी बेटा आपने याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे नोट के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नेचुरल नंबर जो है वो कह रहा है जो वो है इक्विवेलेंट है टू द ऑड नंबर्स, और नेचुरल नंबर जो है वो इक्विवेलेंट टू होल नंबर है। अब देखिए बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो तो आपको पता है, काउंटिंग नंबर भी होते हैं, 1 2 3 है अप टू सो ऑन, ऐसे चलेंगे। इनको काउंटिंग नंबर्स भी बाजुकात आप कह देते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो बेटा ये 1 से लेके अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। और दूसरा नंबर कह रहा है होल नंबर है, वो होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 है, और अप टू सो ऑन ऐसे चलते जाते हैं। अब कह रहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। क्या कह रहे हैं बेटा, दोनों क्या है जी, इक्विवेलेंट है। ये कैसे इक्विवेलेंट हो गए? अच्छा, कैसे इक्विवेलेंट? तो तब है जब इनके दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं। तो गौर करें, दिखने में तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये 1 से शुरू हो रहे हैं, ये 0 से शुरू हो रहे हैं, दिखने में नजर आ रहा है कि होल नंबर बड़ा है सेट नेचुरल नंबर से, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लिटरेचर ये कह रहा है कि ये दोनों बेटा, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है? देखिए बेटा, आप यहां पे देखिए, अब दिखने में अब ये 1 2 3 है। अब इसके सारे एलिमेंट्स में से एक माइनस करें, 1 में से एक माइनस करें 0 आएगा, 1 में से एक माइनस करें 1 आएगा, 3 में से एक माइनस करें 2 आएगा, 4 में से एक माइनस करें 3 आएगा। तो आप देखें, असल में आपने नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट के कोरोस्पोंडिंग आपने एक एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको होल नंबर मिल गया। अब बात की समझ आ गई है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही है, जस्ट आपने एक एक एलिमेंट क्या कर दिया है, हर एक नंबर से एक एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात की समझ आ गई है? वैसे नहीं आपको समझ आ रहा था, अब आपको समझ आ गया। इसका मतलब है बेटा, नेचुरल नंबर होल नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसका मतलब दूसरे लफ्जों में ये भी कह लें कि उनमें उनके दरमियान 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस बनाई जा सकती है। सो ये दोनों बेटा क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अच्छा, आगे बेटा कह रहा है इसी तरह नेचुरल नंबर जो है वो बेटा कह रहा है कि ऑड नंबर के इक्विवेलेंट है। बेटा वो उसको भी इसी तरह ही देख ले सकते हैं बेटा। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, आप उसको देख ली, जो टू भी डिवाइड नहीं होते। ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है जी, 7 है, 11 है, इसी तरह आप टू सो ऑन चलते जाए। अच्छा, दिखने में तो ये भी नेचुरल नंबर से कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहे हैं, वहां पे एलिमेंट्स मिस आ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन आप अगर इसको देखें 2n+1 है, तो ये तो बेटा ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑड नंबर को। फॉर एग्जांपल यहां पे आप 1 रखते हैं, n की जगह पे 3 रखेगा, 2 रखेंगे तो आपके पास रखेगा बेटा 2 4, ये 5 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 और ये 7 आएगा। इसी तरह आप चलेंगे तो आपको आगे बेटा एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, तो ये बेटा आपको क्या मिल जाएंगे, ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, बात की समझ आ गई है? यानी हर आपको नेचुरल नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग एक ऑड नंबर मिलता जाएगा। आपको ऐसे लगा नेचुरल नंबर बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है। ये दोनों सेट्स आपस में जो है बेटा ऑर्डर में इक्वल है। सही हो गया, ये भी बेटा हमने बात कर ली। इसका मतलब है नेचुरल नंबर बेटा ऑड नंबर के इक्विवेलेंट है, और नेचुरल नंबर होल नंबर के भी इक्विवेलेंट है, ये भी याद रखना है। अच्छा, बट नेचुरल नंबर इज नॉट इक्विवेलेंट टू आर। बेटा आर जो है याद रखिए, आर की इक्विवेलेंट नहीं है नेचुरल नंबर्स, ये आपने बेटा याद रखनी है। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये बस आप याद ही रख लें, इतना ही काफी है। आगे चलते बेटा, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट टू बी इक्वल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने कर दी है। इसको बेटा देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है जी इक्वल जो सेट्स होते हैं, याद रखिए हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। सही है, इक्वल सेट जो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन याद रखिए कन्वर्स इज नॉट होल्ड। ठीक है, तो ये ऑलवेज नहीं होल्ड करता कन्वर्स। इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट जो है वो मे और मे नॉट बी इक्वल सेट्स। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 सेट्स हैं, 1 है जी, 2 है और 3 है। अच्छा, दूसरा सेट और ले लें, वो कह जी 3 है, 2 है और 1 है। चले, ये आ गया। अब देखिए ये दोनों इक्वल भी हैं। क्यों इक्वल है? इक्वल सेट इसलिए है क्योंकि ये इसके सारे इसमें एलिमेंट है, यानी अगर हम इसको ए कह लेते हैं, अच्छा इसको कह लेते हैं बी, इसके सारे इसके अंदर एलिमेंट है, ए सबसेट है बी, और बी के सारे ए में एलिमेंट है, इसका मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो चूंकि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी। तो ये इक्वल तो हो गए हैं। अच्छा, अब गौर करिए कि क्या ये इक्विवेलेंट भी है? जी बिल्कुल इक्विवेलेंट भी है। तो देखें आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट देखें ए के,
तो वो बेटा क्या हो गया हमारे पास 3। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बी के देखिए तो वो भी बेटा क्या है 3। तो ये इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी है। हमने इक्वल दो सेट्स लिए, हमने देखा वो इक्विवेलेंट भी बन गए क्योंकि उनके अंदर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बन सकती है, या कह ले कि दोनों के आर्डर जो है वो हमारे पास इक्वल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दो मैं इक्विवेलेंट सेट्स लेता हूं, देखता हूं कि क्या वो इक्वल हैं। अच्छा ये देखिए जरा, हम दो इक्विवेलेंट सेट्स लेते हैं, मतलब 1 2 3। मैं इसको क्या लेता हूं, ये सेट ए है। एक और सेट लेता हूं बेटा बी, हम उसके अंदर रखते हैं जी चले ए बी और सी। ये बेटा हमने दो लिख लिए। अच्छा अब इसके देखिए क्या ये इक्विवेलेंट है, पहले ये चेक कर देते हैं बेटा। इक्विवेलेंट में आर्डर देखते हैं, तो आर्डर ऑफ ए बेटा हमारे पास 1 2 3 3 एलिमेंट है, 3 हो गया। अब आर्डर ऑफ बी बेटा ये कितने हैं जी, 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो इसका मतलब है ये दोनों ए और बी इक्विवेलेंट तो हो गए। अब देखना है क्या ये इक्वल है। इक्वल तब होंगे जब ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट है ए का। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए सबसेट बी का नहीं है, और और क्या है जी, और बी भी ए का सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब है बेटा ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ये भी आपने बात याद रखनी है। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। आगे चलते हैं बेटा, हम आगे चलते हैं बेटा, क्या कहते हैं अभी जी बेटा, क्या कह रहा है, नोट एवरी सेट इज अ सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखिएगा कि अगर कोई सेट है ए, उसको कह लीजिए 1 2 और 3। अच्छा अच्छा, अब इसी को ही मैं एक और सेट ले लेता हूं, इसी को ही 1 2 3 मैंने इसी को लिख रहा है। ठीक हो गया। अच्छा अब ये सेट जो है अपने की इक्वल तो है, मैं इसी को ही अगर नाम दे दूं बी का, दे है तो सेम है लेकिन नाम मुख्तलिफ दे दिए। अब देखिए वो कह रहा है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, पहले सबसेट की बात करते हैं फिर सुपर सेट की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अब बात करना है जी ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखिए एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, ये भी एमसीक्यूज में आता है कि अगर एक्स बिलोंग करता है एक ए में और वही एक्स जो बिलोंग करता है बी में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स बिलोंग करता है बी में और वही एक्स बिलोंग करता है बेटा हमारे पास, वही एक्स बिलोंग करता है बी में। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि जो ए है वो बेटा सबसेट है बी का। इसका मतलब है ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये बेटा याद रखिएगा बेटा, वो एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग करे अगर वही बी में बिलोंग कर जाते हैं, इसका मतलब है ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये याद रख लीजिएगा। यहां पे देखिए बेटा सेट ए है, ये सेट बेटा हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर हैं, तो इसका मतलब है ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो गौर करें ये दोनों इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब है इक्वल सेट्स बेटा, जो इक्वल सेट जो होते हैं वो आपस में सबसेट भी होते हैं, यानी एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो इस सेट भी होता है। अच्छा ये भी याद रख लें कि अगर एक सेट दूसरे का हमारे पास सबसेट होता है तो दूसरा उसका सुपर सेट होगा, यानी ये इसका क्या कहलाता है जी, सबसेट। अच्छा जी, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट कहलाता है तो दूसरा उसका सुपर सेट कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। ये याद रखिए, बात की समझ आ रही है। ये नेचुरल बात है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जी असलम जो है, जो असलम है, या आप इसको इसी तरह आप एग्जाम्पल में ले लें कि असलम जो है वो अगर बेटा है किसका, अकरम का। अच्छा असलम जो है अगर वो बेटा है अकरम का, तो अकरम जो है वो बाप होगा ऑब्वियसली असलम का। ठीक है, असलम जो है अगर बेटा है अकरम का, तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि अकरम का असलम के साथ क्या रिलेशन है, बेटा अकरम जो है वो बाप होगा असलम का। तो बिल्कुल यही आप कर लें कि ए जो अगर सबसेट है बी का तो बी ए का सुपरसेट भी कहलाएगा। तो आप यही देख लें कि ए देखिए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट कहलाएगा ही कहलाएगा। ये भी आपने बात याद रखनी है। ठीक हो गया, तो देखें आपने ये बात देख ली। आगे चलते हैं बेटा, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था कि एम्प्टी सेट जो है हर सबसेट का एम्प्टी सेट होता है, इसको बयान करने की जरूरत नहीं है। इफ अ सेट ए हैज एलिमेंट्स द नंबर ऑफ हैज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट्स सबसेट्स आर जी। ठीक है जी, वो कह रहा है कि अगर एलिमेंट्स के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, वो उसने लिखा नहीं है, इफ हैज एन एलिमेंट्स यहाँ लिखना चाहिए था, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स 2n होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बेटा आपको लिख के देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, वो है जी, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2। अच्छा इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, ये देखिए ज़रा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, वो बेटा आ गया आपके पास 2। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बेटा कितने होंगे, वो देखिए जी 2 है, उसके लिए पावर 2। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये इसका फार्मूला है 2। तो n क्या आ गया 2, तो यह 2 × 2 यानी 4। इतने इसके सबसेट्स होंगे। आप चेक भी कर सकते हैं इसके सबसेट, देखें पावर सेट्स के अंदर ही सबसेट्स बना ले चले। इसके सबसेट एम्प्टी आएगा, फिर आएगा 1 और फिर आएगा बेटा 2। अच्छा फिर क्या आएगा बेटा, फिर आएगा 1 2। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4।
ठीक है, तो ये बेटा 4 इसके क्या हो गए बेटा, सबसेट्स हो गए। ये भी देख लिया हमने। आगे बेटा नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट कह रहा है इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी वी राइट इट एज। तो बेटा हम उसके ऊपर लाइन लगा लेते हैं, अगर सबसेट होता है तो ऐसे लिखते हैं, अगर सबसेट नहीं है तो हम ये कहते हैं ये इसका सबसेट नहीं, ऊपर लाइन लगा लेते हैं। प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सेट क्या होता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट। एंड सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अगर ए सबसेट है बी का लेकिन याद रखिए वो इक्वल नहीं होते, तो हम कहेंगे ए जो है वो इसका क्या है जी बेटा, प्रॉपर सेट है। क्या बेटा है? प्रॉपर सेट है। ठीक है, अच्छा जी। एक और देखिए कि अगर ए सबसेट है बी का और ए बी के इक्वल भी आ जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे, ए जो है वो इम्प्रॉपर 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 सबसेट है ऑफ बी का। ये भी याद रखिएगा, सही है। ए सबसेट ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जी, एक सेट है 1 है 2 है, ठीक है, दूसरा सेट है जी बी। अच्छा, ये देखिए 1 है 2 है 3 है। अच्छा, अब देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें है तो इसका मतलब है ए इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा, क्या ये इक्वल है? नो, दीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये 1 2 ये 1 2 3 है, ये इक्वल नहीं है। तो ए इज द क्या कह रहा है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो जो उसने बात की है कि कम से कम एक एलिमेंट ना हो तो वो भी ठीक है, उस तरह भी आप देख लें, वो भी ठीक है। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब इसकी बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इम्प्रॉपर में ये बात कर रहा है, इम्प्रॉपर में ये बात करता है कि इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी से क्या मुराद है। उसका मतलब ये है कि ए जो है ए 1 2, अच्छा बी भी ले लें, ये आगे जी 1 2, सही है। तो आप वो कह रहा है कि जी ए के ए और बी का सबसेट हो, देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब है ए बी का सबसेट है, और ए जो है वो बी के इक्वल भी हो, ए बी के बेटा इक्वल भी हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो देखिए ये दोनों इक्वल भी हैं ए और बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में भी है तो इम्प्रॉपर है। अगर ए के सारे बी में है लेकिन वो इक्वल नहीं है तो बेटा उसको हम बोलेंगे बेटा प्रॉपर सेट्स। ये बेटा आपने याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, as if a set A has n element then number of its proper subsets are 2 की पावर n माइनस 1। ये बेटा याद रखना है कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के n है तो उसमें प्रॉपर सेट्स इतने होंगे। तो देखिए इस समय इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा एक सेट आ गया 1 और 2, उसके अंदर क्या है बेटा, एलिमेंट है। अब इसके बेटा हम जो है वो प्रॉपर सबसेट से लेते हैं। वो क्या होंगे हमारे पास, देखिए एम्प्टी होगा, अच्छा फिर 1 होगा, फिर बेटा 2 होगा, अच्छा ये आ गया। अब देखिए ये बेटा इसके बन जाते हैं एम्प्टी 1 2, ठीक है। अब एक आपके सामने आया बेटा 1 2, बेटा ये शामिल नहीं होता, ये प्रॉपर सबसेट में नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये वही है जो ए है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ए के प्रॉपर सबसेट वो होगा जब ए के वो एलिमेंट जो बी में हो लेकिन ए इज इक्वल टू बी ना हो। तो ये बेटा जो हम सेट ले रहे हैं ये बिल्कुल ए है तो ये शामिल ही होगा। इसका मतलब है इसके जो प्रॉपर सबसेट की तादाद है वो कितनी है बेटा, 3 है। कितनी है बेटा, 3 है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए अब वो कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट की जो तादाद है उसकी तादाद को देखने के लिए ये फार्मूला है कि 2 की रेज पावर n माइनस 1। तो बेटा इसके अगर प्रॉपर सबसेट देखने, ये एमसीक्यूज के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझा जाता है कि आपको एक सेट दिया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि इसके प्रॉपर सबसेट देखें। तो वो कैसे देखते हैं, देखें आप इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट देखें। ये देखो आपने देख लिया 3। अब इस फार्मूले की मदद से देखिए इसमें एलिमेंट्स कितने हैं जी, कितने हैं 2। तो देखें नंबर ऑफ, यहाँ पे देखें ये क्या दी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2 की रेज पावर n, और n यहाँ पे क्या है 2, तो माइनस 1, 2 2 जार 4, 2 मल्टीप्लाई 2, अच्छा माइनस 1, 2 2 जार 4, 4 माइनस 1 यानी 3। तो देखिए ऐसे भी आपने चेक किए 3 आए थे, फार्मूले की मदद से भी देखा वो बेटा आपके पास क्या आगे 3। अगर तो वो एमसीक्यूज में आपको लिख के देता है प्रॉपर सबसेट तो फिर आपने सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर आपको कोई सेट दे देता है फॉर एग्जाम्पल इस तरह ए और बी दे देता है और कह रहा है इसकी तादाद देखो, तो आप फार्मूले से उसकी तादाद आराम से निकाल सकते हैं प्रॉपर सबसेट्स। लेकिन अगर सबसेट देखता है फिर आपने 1 को माइनस नहीं करना, फिर आपने 2n को लगा लेंगे, वही काफी होगा। ये आपने चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। ये हमने पहले भी बात कर ली, ए सबसेट हो बी का, अच्छा और वो इक्वल भी हो, यानी ए सबसेट हो बी का, इसको जरा हम इस तरह लिख लेते हैं
कि ए सबसेट हो बी का और बी ए इज इक्वल टू बी हो, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये पहले भी बात कर चुके हैं, बार बार करने का फायदा नहीं। आगे चलते हैं बेटा। नोट एवरी सेट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये देखें, आपने तीन चीजें पढ़ ली हैं जो इटसेल्फ को बयान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि हर सेट जो होता है, हर सेट जो होता है, कोई आरबीडी सेट है, हर सेट जो होता है वो अपने सेट का, वो अपने सेट का बेटा एक तो सेट सबसेट भी होता है। अच्छा, ये नोट करते जाइएगा। अच्छा, फिर और कह रहा था सुपर सेट भी होता है। वाह, सुपर सेट भी होता है, सुपर सेट भी होता है। अच्छा, तीसरी बात कहता है वो इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है। ठीक है जी, ये देखें तीन बातें वो कर गया है कि हर सेट जो होता है वो अपने सेट का यानी इटसेल्फ का क्या होता है, एक तो सबसेट भी होता है, सुपर सेट भी होता है और इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है। ये बेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है बेटा, एक ऐसी कलेक्शन होती है जिसमें किसी सेट के तमाम सबसेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बेटा पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। पी ऑफ ए सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हम लिखते हैं ए सेट है, ए बी है, उसके पावर एलिमेंट्स ए एम्प्टी है, ए है, बी है और ए भी आगे। ये बेटा हमारे पास आगे नोट करिएगा, यहाँ पे नोट बेटा करना है। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी। तो बेटा याद रखिएगा कि एम्प्टी सेट का पावर सेट एम्प्टी नहीं होता। इससे ये भी आप डिडक्शन निकाल सकते हैं कि पावर सेट जो है वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, कैन नेवर बी इक्वल टू एम्प्टी। याद रखिए, क्योंकि एम्प्टी कब हो सकता है, जारी बात है जब आप छोटे से छोटा सेट लेंगे। छोटे से छोटा आप कौन सा सेट ले सकते हैं, एम्प्टी ले सकते हैं। तो इसके भी पावर सेट, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको आप भी कहते हैं तो इसके पावर सेट कितने होंगे, कम से कम कुछ ना हुआ तो एम्प्टी तो होगा। इसका मतलब है पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट कैन नेवर बी एन एम्प्टी सेट, तो उसमें कम से कम ये तो होगा। ठीक है, पावर सेट एंड एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी। तो क्यों एम्प्टी नहीं है वो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया कि कम से कम अगर किसी पावर सेट में कुछ भी नहीं आता तो ये 5 जरूर आएगा। ठीक है, इफ अ सेट हैज m एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट वो क्या होंगे बेटा 2 की रेज पावर m। ये पहले भी मैंने बता दिया, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n कहा था, यहां पे उन्होंने m कह दिया, तो आप n भी कह ले, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा, वो जितने भी आपको गिवन सेट दिए होते हैं वो उनका सुपर सेट होता है। क्या होता है, ये सुपर सेट होता है। यहाँ पे ऐसे कह लें, जो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें जो दिए गए जो तमाम सेट्स हैं वो उसके सबसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको कह लें जी, एक यूनिवर्सल सेट है, आप उसको कह लें जी 1 है, 2 है, 3 है और ये बेटा हमारे पास आ गया 10। एक और सेट ले लें जी, ए ले लें। अच्छा, वो ले लें जी 1 3 5 और इसी तरह 7 और फिर 9। अच्छा, एक बी सेट ले लें, आप उसको कह लें जी 2 4 6 8 फिर 10 ले लें। ठीक हो गया ये बेटा। अब देखिए ये 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट, ये इवन को। अब देखिए ये क्या है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ये याद रखें, यूनिवर्सल सेट को कोई पक्की बात नहीं है आपने यू से रिप्रेजेंट करना। वैसे तो हम अमूमन यू से करते हैं, आप इसको कैपिटल एक्स से भी कर सकते हैं या कोई साइन ले सकते हैं, ईटा का, रो का, कुछ भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको यूनिवर्सल को हमेशा यू ही ले, ये रिप्रेजेंटेशन ही होती है जस्ट। अच्छा, अब देखिए मैंने कहा कि यूनिवर्सल सेट क्यों है। देखिए ये दोनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल इज द सुपर सेट होता है ऑफ ऑल द गिवन सेट्स विच आर अंडर कंसिडरेशंस। ठीक है, जो जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं या जिनको आप हल कर रहे हैं वो उन सेट्स का तमाम का सुपर सेट होता है, उन सबसे बड़ा होता है। देखिए ये सुपर सेट कब होगा, ये यूनिवर्सल सुपर सेट होगा ए का जब ए के सारे एलिमेंट यू में होंगे। देखिए ए के 1 3 5 7 9 इसमें है, अब बी भी तो यू का सबसेट है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब है यू इज द सुपरसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ यू। तो बेटा ये आप इसको इस तरह मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं ऑपरेशंस ऑन ए सेट। तो बेटा ऑपरेशंस ऑन ए सेट के बारे में बात करते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो बेटा आपको पता है यूनियन ऑफ टू सेट्स उसको हम कैसे करते हैं, हम यूनियन ऑफ टू सेट्स में एक ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं, ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं या तो वो ए में बिलोंग करे या वो बी में। ये इस याद रखिए, इस सिंबल का मतलब है आर और इस सिंबल का मतलब होता है एंड, ये याद रखिए। ठीक है, तो यानी यूनियन ऑफ ए और बी में वो होते हैं, या तो वो ए में हो या वो बी में हो, ये याद रखिए। आगे चलते हैं बेटा। क्लियरली ये भी याद रखिए कि अगर ऐसा होता है कि अगर एक एलिमेंट है ए, अगर वो बिलोंग कर रहा है बी से, ये याद रखिए, अगर कोई एलिमेंट है
वो दो सेट्स के यूनियन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है या तो वो ए से बिलोंग करता है या वो बिलोंग करता है बी से। ये याद रखना, समझ आ रही है? या तो वो ए से बिलोंग करता है या वो बी से बिलोंग करता है। लेकिन ये भी नोट कर लीजिए, अगर कोई एलिमेंट दो सेट्स के इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, तो चूंकि यूनियन में आप वो एलिमेंट लिखते हैं या वो अकेले ए में हो या वो अकेले बी में हो या दोनों में हो, फिर भी लिख लेते हैं, सही है? इसीलिए लिखा हुआ है या वो ए में हो या वो बी में हो, तो आपने यूनियन में लिख लेना है, ठीक है? यहां आएगा उसमें। लेकिन जब इंटरसेक्शन में होगा, आपको पता है इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो फिर वो एलिमेंट शामिल होंगे जो ए में भी है और वो बी में भी है। ऐसे बेटा आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं बेटा। अच्छा, यहां पे उन्होंने फिर ये भी बता दिया है कि एक एलिमेंट अगर किसी यूनियन में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है वो ए में भी नहीं करता, और आर नहीं आना यहाँ पे, इसका मतलब है वो ए में भी नहीं कर रहा और वो बी में भी नहीं कर रहा। ये याद रखना है। आगे बेटा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स वो क्या होता है, उसमें देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह बेटा इसको हम क्या करते हैं जी, रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें कौन से होते हैं एलिमेंट्स, जो ए में भी होते हैं और बी में भी। देखिए बेटा, यूनियन में आर आया था, वो एलिमेंट जो ए में है या बी में है। यहां पे क्या है, ए में भी हो और बी में भी, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। जी, यहाँ पे बेटा लिखने में देखें उन्होंने गलती कर दी हुई है। ये मैंने भी पहले भी बताया हुआ है कि अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, इसका मतलब है वो ए से भी करता है और बी एंड आना है, ए में भी करता है। अगर तो एक एलिमेंट जो है बिलोंग नहीं करता किसी के इंटरसेक्शन से, इसका मतलब है कि वो ए में भी नहीं करता और बी में भी नहीं करता। अब ठीक है, ये पहले गलत लिखा था। आगे चलते हैं बेटा, डिसजॉइंट सेट। बेटा डिसजॉइंट जारी बात है, ये डिसजॉइंट ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें मुकम्मल बेवफाई करने की पूरी सलाहियत मौजूद होती है, यानी वो बिल्कुल भी वो अपने कह लें कि करीब रहने के हक में होते ही नहीं है, ठीक है? फुल बेवफाई जिसको कह लें, डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट्स होते हैं। आप कह लें कि फॉर एग्जाम्पल एक सेट है जी 1 है जी 2 है चले, और दूसरा सेट है जी बी, ये बेटा 3 और 4 है, ये दो सेट्स आ गए। अब इनके इंटरसेक्शन क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, एम्प्टी है, ठीक है? क्या आ रहा है बेटा, एम्प्टी है। तो ये क्या हो गया बेटा, डिसजॉइंट सेट, ठीक हो गया। तो देखते हैं बेटा, ए और बी डिसजॉइंट कहेंगे जब उनका इंटरसेक्शन बेटा एम्प्टी है, और बेटा वो कह रहा है कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बेटा ओवरलैपिंग सेट। तो बेटा जारी बात है, ओवरलैप जो कर जाएं वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं, यानी उनमें कुछ कॉमन आ जाए। देखें आपने ये ले लिया ए सेट ले लिया जी 1 2। मैं छोटे सेट से इसलिए ले रहा हूँ ताकि लिखने में समझाने भी आसानी हो, आपको समझने भी आसानी हो। 1 2 ले लिया, दूसरा बेटा और 2 3 ले लें, ठीक है? अब इनके इंटरसेक्शन में एलिमेंट कितने आएंगे जी, 2 ही आएगा सिर्फ। हाँ जी, जी बिल्कुल 2 आएगा। तो आप देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एम्प्टी नहीं आ रहा, एम्प्टी नहीं आ रहा, तो ये बेटा क्या हो गया, ओवरलैपिंग सेट्स। तो आप देख सकते हैं कि इफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज नॉट एम्प्टी, ये मैंने बता दिया कि एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ आए तो उसको कहते हैं बेटा ओवरलैपिंग सेट्स। आगे बेटा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है उसको बेटा देखते हैं। डिफरेंस टू सेट्स ए एंड बी इज नोटेड बाय ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। यानी हम क्या करते हैं बेटा, ए माइनस बी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, एक्स वेन एवर एक्स बिलोंग टू ए, यानी ए के वो एलिमेंट जो ए से बिलोंग करते हैं बट वो बी से बिलोंग नहीं करते, ए के वो एलिमेंट जो बी में बिलोंग नहीं करते। अगर बी माइनस हो फिर क्या होगा बेटा जी, एक्स वेन ओवर एक्स बिलोंग टू बी बट वो बिलोंग नहीं कर रहे जी ए से। ये बेटा याद रखिएगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है उसकी डेफिनेशन ये होगी, बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है उसकी ये डेफिनेशन होगी। ये बेटा हमने बात कर ली। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, हम देखते हैं कैसे करना है जी। बेटा ए माइनस बी क्या होगा उसको बेटा देखते हैं हम जी। बेटा ए माइनस बी क्या होगा, ये क्या है जी, ए माइनस बी के वो एलिमेंट होंगे, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ये पहले बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। ये बेटा वही उन्होंने बात की हुई है, कोई समझाने का फायदा नहीं है। आगे बेटा नोट है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए है, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है और बी के वो ए में नहीं है, अगर इसका आंसर कभी भी इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि ए का एलिमेंट है जी 1 2, अच्छा दूसरा देख लें जी 2 ले लें और 3 ले लें। अच्छा अब आप देख लें कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है तो 1 नहीं है ना? अच्छा अब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी के को कौन सा नहीं है, 3 नहीं है, तो क्या ये इसमें 1 आ रहा है इसमें 3 आ रहा है? तो आप देखें ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए,
ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ए माइनस बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है वो। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए हमेशा डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनका इंटरसेक्शन जो होता है हमेशा एम्प्टी आता है। अच्छा, आगे कह रहा है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ए माइनस बी जो होता है वो सबसेट होता है ए का, बी माइनस जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है बी का, ठीक है। तो ये खुद आप एग्जांपल्स ले लीजिएगा खुद से ही छोटी छोटी, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं फोर्थ पे कि ए माइनस एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए है, ए माइनस एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए है, यानी ए के वो एलिमेंट जो एम्प्टी सेट में ना हो तो बेटा ए ही आएगा ना, ए के तो एलिमेंट में वो ही नहीं है, वही आएगा, ए माइनस ए बेटा एम्प्टी होगा, ये भी आपने याद रखना। आगे चलते बेटा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो याद रखिए कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, आपने जिस सेट का कंप्लीमेंट लेना होता है उसको आप यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हो, आप उसको कहते हैं कंप्लीमेंट सेट, ठीक है। तो बेटा ये क्या होता है, दोज एलिमेंट ऑफ एक्स विच बिलोंग टू यू, ये वो एलिमेंट जो एक्स के यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यानी यू में है बट वो ए में नहीं है, ये याद रखना है। तो ये आप बेटा याद रखिएगा। तो आगे बेटा ये देखें लिखा हुआ है को ये उसको यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, देखिए उसको यहाँ तो ए के ऊपर डैश डालते हैं या सी लगाते हैं, इसका मतलब है कंप्लीमेंट है, ए के वो एलिमेंट जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। जी मैंने पहले भी आपको बता दिया, नोट करते हैं जी, ये बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको ज़रा देखना है आपने। ये याद रखिए कि कंप्लीमेंट जो होता है यूनिवर्सल सेट का हमेशा एम्प्टी होता है, क्योंकि मैंने कहा जिसका कंप्लीमेंट है उसको यू में से माइनस करना है, तो ये इस यू का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो यू माइनस यू, तो ये हमेशा हमारे पास एम्प्टी ही आएगा। तो बेटा ये आंसर है। अब एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट यू होता है, वो कैसे बेटा, जिसका कंप्लीमेंट लेना यू में से माइनस करना है, ठीक है। तो यू के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है तो वो बेटा क्या आ गया हमारे पास, यू ही आ गया। तो बेटा याद रखें ये दोनों एक दूसरे के एंटी है, यानी यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेना तो एम्प्टी आएगा, एम्प्टी का लेंगे यूनिवर्सल आएगा, ये भी हो गया। आगे बेटा देखिए जी कि ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन ले तो पूरी हमारे पास पूरे का पूरा सेट यानी यूनिवर्सल सेट आ जाता है, सुपर सेट आ जाता है बाकी तमाम सेट्स का। तो ये कैसे है बेटा, आपको मैंने पहले बताया कि ए और उसके कंप्लीमेंट में हमेशा बेवफाई रही है। देखिए ज़रा मैं आपको बताता हूँ जी, ये आप इसको समझ लें, ये जो हमने रेक्टेंगल सी बनाई है ये यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ज़रा ये मैं आपको बताने लूँ, इसको वेन डायग्राम से समझे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगी। ये बेटा हमारे पास सेट ए है, अच्छा ये हमारे पास सेट ए है, चले जी ये आ गया, ये सेट ए है। अब इसका कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट जब लेना हो तो ये ए के अलावा सारा शेड कर देना आपने, तो ये आ गया, समझ आ रही है। ये जो वर्टिकल लाइंस वाली हैं ये सारा कंप्लीमेंट है, ठीक है, ये सारे का सारा क्या है, कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट। आप गौर करें इसकी हदूद अपनी है, इसकी हदूद अपनी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये देखें, ये पूरी जो आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अच्छा ये है किसके इक्वल है, अगर हम ए वाले रीजन को और ए कंप्लीमेंट यानी जो वर्टिकल है उसको अगर इन दोनों को हम यूनियन कर ले, इकट्ठा कर ले, तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं वेन डायग्राम। अच्छा जी बेटा जो वेन डायग्राम है उस पर किसने काम किया था, ये आपको एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है बेटा, एक जॉन वेन एक मैथमेटिशियन था इंग्लिश, उसने बेटा इसके ऊपर काम किया था। और जो यूनिवर्सल सेट है बेटा याद रखिए उसको रेक्टेंगुलर जो है उसे रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो उसके अंदर सेट्स होते हैं उसको बेटा वो कह रहा है कि सर्कल्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बता दिया। आगे बेटा चलते हैं नेक्स्ट, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल है, इसको बेटा देखते कैसे कर। अब देखिए बेटा मुख्तलिफ केसेस आप देख सकते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए है तो फिर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए होगा और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी होगा। ये क्या बात है बेटा, आपको पता है कि ये जो नोटेशन होती है ये सबसेट की होती है, किसकी होती है बेटा, सबसेट की। अच्छा यहां पे याद रखिए, देखिए बी इज द सबसेट ऑफ ए यानी बी बच्चा है ए का, ये देखिए ये इसको बड़े से तो नहीं डिनोट करना चाहिए, इसको यहां पे देखिए बी जो है वो सबसेट है ए का। अब देखिए बेटा बी को अंदर ये ए को अंदर ए ऊपर लिखिए और बी को अंदर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब है बी छोटा है, जो सबसेट होता है वो असल में छोटा होता है, ये देखिए बी सबसेट है ए का, इसका मतलब है बी जो है वो उसका क्या है, चाइल्ड है, उसका बच्चा है, वो उसके अंदर है। अच्छा अब ये भी याद रखिए कि यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, ये जरा याद रखना है, बड़ा सेट है, और इंटरसेक्शन हमेशा छोटा सेट आता है, क्या आता है बेटा, छोटा सेट,
ठीक है, अब इस बात को याद रखना है आपको। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये इसके अंदर आ रहा है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपने याद किस तरह रखना है इसको। कि ये देखें आपको एमसीक्यूज आ सकता है बी द सबसेट ए, तो फिर ए यूनिट बी इज इक्वल टू ए होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी होगा, नन ऑफ होगा या कुछ होगा, या आपको मुख्तलिफ केसेस में एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आपने इनको याद कैसे रखना है, जारी बात है इतने केसेस हैं, आपको कैसे याद रखेंगे जब तक आपको समझ नहीं होगी, कंसेप्ट नहीं होगी, कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए बेटा कैसे याद रखना है, मैंने बोला बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब बी जो है वो चाइल्ड है ए का, यानी बी छोटा है ए का। तो जब आप ए यूनियन बी लेंगे, ए यूनियन बी, तो फिर कौन सा सेट आएगा, देखिए ए बड़ा है, देखिए ए सबसेट है, बी सबसेट है ए का, यानी बी छोटा है तो ए बड़ा है, तो यूनियन में मैंने क्या कहा बड़ा आता है, तो बड़ा क्या हमारे पास ए, तो ए यूनिट बी इज इक्वल टू ए होगा। अच्छा, जब बी सबसेट है ए का, ये कौन सा केस है, जब बी सबसेट है ए का। अच्छा, तो फिर इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, जब बी सबसेट ए का तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब देखें बी सबसेट ए का यानी बी छोटा है, तो इंटरसेक्शन में छोटी चीज आती है, तो बी छोटा है तो बी आएगा। ये बात है, मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। आप आर्बिट्रेरी सेट लेके भी इसको कर सकते हैं, यानी कोई आप सेट ले लीजिए एक बड़ा, यानी 1 2 3, अच्छा, और दूसरा सेट ले लीजिए बी, अच्छा, उसको कर लीजिए 1 और 2, सही हो गया। अब देखिए बी के सारे एलिमेंट ए में है, इसका मतलब है बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब ए यूनियन बी करिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करे तो बेटा ए और बी के एलिमेंट इकट्ठे करके लिखने हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये कौन सा सेट है, असल में ये सेट ए है, तो देखिए ए यूनिट बी असल में आपके पास सेट ए आ गया, तो देखिए ये आपने फुलफिल कर लिया, ठीक हो गया ये। अब इसी तरह आप ए इंटरसेक्शन बी भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इनमें देखिए 1 2 कॉमन है और 1 2 क्या है, वो सेट बी है, तो आप भी प्रूव कर सकते हैं। आप काउंटर एग्जाम्पल लेके भी प्रूव कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि यूनियन में बड़ा सेट आता है, इंटरसेक्शन में छोटा आता है, तो आप इसको दे सकते हैं। अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो इसका मतलब वो जो सबसेट बन रहा है वो छोटा है और जिसके अंदर जा रहा है वो सेट बड़ा है, ठीक हो गया, ये बेटा बात हुई। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है हमें, नेक्स्ट कहता है ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब ए सबसेट है बी, यानी बी बड़ा है ए छोटा है, तो ये क्या होगा, बी बड़ा है, ये देखिए, और ए उसके अंदर जाएगा, ये देखिए ए छोटा है, तो देखिए क्या होगा, ये देखिए अब ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, देखिए बड़ा क्या है, ये यूनियन लेंगे तो बड़ी चीज आएगी ना, बड़ा क्या है बी है तो बी आएगा, ठीक है। अब इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन बी, तो देखिए छोटा क्या है ए है, तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, तो वो ए है, ए आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, या आप इसको आसानी से याद रखें। इसी तरह आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी अभी आपको दी। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा आप देखें कि ए माइनस जो एम्प्टी होता है वो बेटा ए होता है, ये देखिए ये रिजल्ट भी लिखा हुआ है, ए माइनस एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए होता है। लेकिन कह रहा है कि ऐसा कौन सा केस है कि जब ए माइनस एम्प्टी इज इक्वल टू एम्प्टी हो, ये कब हो सकता है कि ए माइनस एम्प्टी इज इक्वल टू ए हो, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो बेटा ये तभी पॉसिबल है जब ए एम्प्टी सेट हो, क्योंकि वो एम्प्टी सेट ही एक ऐसा सेट है जिसको एम्प्टी सेट से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास एम्प्टी आए, तो ए बेटा एम्प्टी सेट होगा, ये आपको एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम, नेक्स्ट कहता है कि ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के क्या है बेटा, इक्वल होता है हमेशा। तो आपको पता है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए तो चले इक्वल है, आपको ये भी पता है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये भी होता है, यानी अंडर यूनियन अंडर इंटरसेक्शन जो है अबिलियन लॉ या कम्यूटेटिव लॉ इन ए सेट्स होल्ड, ये होल्ड कर जाता है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं जी कि जब ए और बी जो हैं वो डिसजॉइंट हो, ए और बी बेटा डिसजॉइंट हो तो फिर क्या होता है, जरा ये हमने देखना है। देखिए बेटा आप तो मुख्तलिफ केसेस ले लें, दिख लें जी, वैन ये पेंसिल ले लें, ये केसेस ज़रा नोट कर लीजिएगा और ये ज़रा ध्यान से आपने समझना है कि जब ए और बी बेटा हमारे पास डिसजॉइंट हो, यानी उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी ना आए, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यानी उनके इंटरसेक्शन में हमारे पास एम्प्टी हो, तो फिर बेटा हमारे पास क्या होगा। आप क्वेश्चन मैं रीजन करने लगा हूं कि जब उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी ना आए यानी एम्प्टी आए, तो फिर याद रखिए कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, ये क्वेश्चन रेज करने लगा हूं। फिर मैं आपसे ये पूछने लगा हूं कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है यूनियन, ये ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट वो कितने होंगे, ये तब जब ये डिसजॉइंट है ए और बी। अच्छा, फिर मैं ये पूछूंगा आपसे बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इसमें कितने होंगे, ये भी बताना है। फिर
फोर्थ में बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए, इसमें बेटा कितने एलिमेंट होंगे, ये बेटा हमने देखना है। ये कब है, जब ए और बी डिसजॉइंट हो, यानी उनके अंदर जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो बेटा, एम्प्टी सेट हो। देखिए अच्छा जी, अब देखिएगा जरा कि हमारे पास है जी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कब होगा, जरी बात है जब ए और बी के दरमियान कोई कॉमन ही नहीं है, एम्प्टी सेट आ रहा है, तो एम्प्टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है, तो हमेशा बेटा आंसर जीरो होगा। अब देखिए बेटा, जब ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट होते हैं, जब ए और बी हमारे पास क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, आप ए के एलिमेंट जितने भी हैं और जो बी के एलिमेंट है उनके वो जितने हैं, आप उनको यूनियन कर लें, वो इसके इक्वल होगा। आपने एक एग्जांपल लेनी है, देखिए बेटा मैं ये प्रूव भी कर सकता हूं कि आप क्या करें कि एक सेट ले लें 1 2, अच्छा दूसरा एक और सेट ले लें, वो ले लें 3 4। देखिए मैंने डिसजॉइंट लिए, डिसजॉइंट का मतलब है उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ये इस तरह आपने लेना, अगर कॉमन ले लेंगे तो फिर ये फुलफिल नहीं करने वाला। अच्छा अब ये मेरे पास हो गया, अब इसका यूनियन ले लें, ए यूनियन बी है, अच्छा वो कितने, इनको इकट्ठे करके लिखें 1 2 3 4। अच्छा अब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, वो क्या जी, ए यूनियन बी, वो कितने बेटा 1 2 3 4, ये बेटा हमने लिख लिए। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है, वो बेटा 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है बेटा, वो भी बेटा हमारे पास क्या है 2। अब देखिए 2 और 2 के क्या हो गए 4, और ये बेटा इज इक्वल टू, आप गौर करें तो ये होल्ड कर गया, ये क्या कर गया बेटा, हमारे पास होल्ड कर गया। अच्छा अब ए और बी जब डिसजॉइंट होते हैं तो ए माइनस बी किसके इक्वल होता है बेटा, ए के वो जी ए माइनस ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो चूंकि वो डिसजॉइंट है तो ए के जो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है तो वो सिर्फ ए ही आएगा, इसका मतलब सेट ए के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बेटा, ए के। फॉर एग्जांपल इन्हीं सेट को ले लेंगे, ए है और ये बेटा बी है, तो इसका ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा बेटा, ए के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है तो कोई भी उसमें मैच नहीं करा तो 1 2 ही होगा, तो ये असल में है क्या, ये सेट ए है, तो आप ये देख लीजिए, ठीक हो गया, तो ये ए ही आ गया। इसी तरह अगर बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए करेंगे तो बी के वो एलिमेंट उसमें नहीं है, तो वो कौन सा है 3 4 है, तो वो बेटा क्या है, वो असल में सेट बी है, तो बेटा बी माइनस ए बेटा हमारे पास ये होगा, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी होगा। ये बेटा आप नोट कर लें, जब ए और बी डिसजॉइंट होते हैं तो बेटा उनका इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होते हैं, कोई नहीं होता, और फिर उनके यूनियन में नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होते हैं, फिर ए माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट ए के इक्वल होते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए में जो होते हैं वो इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये बेटा आप मुख्तलिफ केसेस देख सकते हैं, ठीक है, ये स्लाइड्स के ऊपर नहीं लिखे हुए, इसको बेटा आपने नोट कर लेना, ये आपको शायद बुक्स में भी स्कैटर्ड करके नजर आएंगे, आप इनको पेंसिल लें, ये चीजें नोट कर लें। आपने कुछ, मैं आपको काउंटर मतलब एग्जाम्पल पे तौर पे आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूं, कुछ मैं नहीं समझा रहा, जो नहीं समझा रहा आपने इस तरह छोटी छोटी एग्जाम्पल लेके उनको फुल प्रूव भी करना है कि क्या ये वाकई इनके इक्वल हैं कि नहीं, तो उससे ये होगा कि आपको ये जो प्रूफ्स हैं, ये जो रिजल्ट्स हैं बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। ये बेटा हमने तब किया, ये हमने तब किया है जब ए और बी जो है वो डिसजॉइंट है, ये बेटा हमने देख लिया इसको। अच्छा अब मैं ये करने लगा हूं जब हमारे पास ए और बी ओवरलैप करते हैं, इधर लिखें जी व्हेन ए और बी ओवरलैप करते हैं, यानी ए और बी में जो आता है वो एम्प्टी नहीं आता, यानी वो ओवरलैप करते हैं, तो बेटा इसके रिजल्ट्स कितने बनते हैं, याद रखिए उनके इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ये देखिए बेटा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होंगे, यानी कुछ ना कुछ तो उसमें आएगा ही आएगा। अच्छा तो ये तो बात होगी। अच्छा क्वेश्चन ये है कि इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो कितना होगा। देखिए हमने तब देखा था जब वो डिसजॉइंट थे, अब हम जब ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं तब ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ये पूछ रहा है। अब बेटा ए इंटरसेक्शन बी में कितने, देखिए ए इंटरसेक्शन का तो हमने इसको देख लिया हुआ है ना, ए इंटरसेक्शन का बेटा हमने इसको देख लिया हुआ है। अब हमने जो देखना है वो देखना जी ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फार्मूला क्या होगा फाइंड करने का, और फिर बेटा हमने ये देखना है बी माइनस ए में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर 1 है जी कि ए इंटरसेक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बेटा कभी भी, चूंकि वो ओवरलैप कर रहे हैं इनमें कुछ ना कुछ तो आएगा, जीरो तो कभी नहीं आने वाला, तो इसलिए बेटा कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, एक बेटा ये हमारे पास होगी। अब बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो बेटा किसके इक्वल होंगे, बेटा याद रखिए जब ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं। डिसजॉइंट में क्या होता था, डिसजॉइंट में होता था कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी ये इज इक्वल होता नंबर ऑफ
एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये तब था जब ए और बी बेटा हमारे पास क्या थे, डिसजॉइंट थे, यानी उनमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं था, कॉमन कुछ भी नहीं था। सही है, तो यहां पे कॉमन कुछ ना कुछ तो होगा, एटलीस्ट एक नंबर होगा। तो फिर फार्मूला क्या होगा, जब एम्प्टी है उनका इंटरसेक्शन, तो फिर बेटा हमारे पास जो फार्मूला है वो बेटा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो माइनस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ये याद रखना है, आप पेंसिल ले लें और ये साथ साथ ये चीजें बेटा नोट करते जाएं। अब ए माइनस बी, अब देखिए ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब देखिए इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी एलिमेंट किसके आएंगे, ए के ही आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट जो नहीं है यानी कॉमन नहीं आएंगे। इसका मतलब है इसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट नहीं आने वाले। ओके हो गया। अच्छा अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए क्या होगा, अच्छा वो बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है, यानी हम क्या करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, लेकिन चूंकि बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है यानी जो नहीं है वो लिखने हैं, कॉमन नहीं है तो उनको माइनस कर दें, ए इंटरसेक्शन बी। ये बेटा आप एग्जांपल्स लेके भी ये चीजें प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बेटा ये अच्छे से आपको याद रखना है। ये भी बेटा हमारे पास हो गया। अच्छा जी, अब देखिए बेटा ये हम कर चुके। ओके, ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस कर ली हैं, इसको आपने अच्छे से देखना। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पे क्या कह रहा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी। बेटा ये ए माइनस बी ये गलत लिखा हुआ है, ए माइनस बी हमेशा ए के इक्वल होता है, ठीक है, ये याद रखना है। वो कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन ये चीज होल्ड करती है कि जो ए माइनस बी है वो ए माइनस बी जो है वो ए के इक्वल होता है। तो बेटा याद रखिए जब बी एम्प्टी हो ये तभी हो सकता है, या ए और बी जो है वो डिसजॉइंट हो ये तभी हो सकता है, वैसे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये हम देखते हैं। ये मैं बेटा आपको बताने लगा हूं कि ये ऐसे क्यों है। देखिए बेटा पहले तो मैं एम्प्टी को देख लेता हूं, यानी ए को मैं सेट ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 1 2 चले, और बी को मैं एम्प्टी ले लेता हूं। यानी पहले मैं इस केस को देख लेता हूं और ये प्रूव करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए बेटा आपने देखना है ए और बी, ठीक है, ए क्या बेटा 1 2, अच्छा, और बी क्या बेटा एम्प्टी। अब ए के वो एलिमेंट जो वहां नहीं है तो कुछ भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी उधर नहीं है क्योंकि वो आई एम्प्टी है। इसका मतलब है आपके पास 1 2 आ गया, और 1 2 हमारे पास क्या है वो बेटा ए है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए है। ये कब आया है, जब बी हमारे पास एम्प्टी है। चले ये कंडीशन देख ली। अब इसको देखते हैं, ए और बी जब डिसजॉइंट हो, ये देखिए ए तो आपने ले लिया, अब बी हमने एक और ले लेते हैं 3 और 4, ठीक है। अब देखिए बेटा ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। अब देखो ए क्या बेटा 1 2, अच्छा 1 2, और बेटा हमारे पास बी है, बी बेटा हमारे पास क्या हो गया 3 और 4। अब देखिएगा ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो बेटा ये चूंकि डिसजॉइंट है तो वो हमारे पास 1 और 2 ही आएगा, 1 2 उसमें है ही नहीं है, तो 1 2 असल में है क्या, वो बेटा ए है। तो आप गौर कर लें, ये देखें यहाँ पे ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या जी एम्प्टी है। तो बेटा ये हमने यहाँ पे देख लिया कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए तभी होगा जब a एम्प्टी होगा, इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एम्प्टी होगा। ये बेटा आपको एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है। अच्छा ये आपको पता है कि जब दो सेट्स के दरम्यान इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी सेट हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट आता है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होते। ये सीधी सीधी बात है। अब देखिए दो सेट्स, वो कौन से दो सेट्स होंगे जिनको यूनियन करे तो वो यूनिवर्सल सेट आता है। ये तो मैंने पहले भी बताया था, इसको आप वेन डायग्राम से बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि आपने देखा था कि अगर कोई आपके पास ए आ जाता है सेट और उसका बेटा आप ए कंप्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल जो बने हैं ये असल में यूनिवर्सल सेट है। तो आपने देखा था कौन से दो सेट्स है जिनका यूनियन करे यूनिवर्सल सेट आता है, वो आपने देखा था ए और ए कंप्लीमेंट है, इनका बेटा यूनियन करे तो हमेशा हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है। तो देखें बेटा इसका मतलब है ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू कब होगा, किस कंडीशन पे होगा, ये देखें, ये बेटा तब होगा जब ए इज इक्वल टू बी कंप्लीमेंट होगा, बी कंप्लीमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बी यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू हो सकता है, ठीक है। यहां कह रहा है बी इज इक्वल टू ए, यानी ए यूनियन ए कंप्लीमेंट होगा, फिर बेटा यू आएगा, ठीक है। असल मकसद उसका कहने का ये है। आगे बेटा चलते हैं जी, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो देखिए ये तो मेरे ख्याल में बात रिपीट हो गई है। तो आपने पढ़ा था कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी बी जो है वो ए का बच्चा है, बी छोटा है। तो बी छोटा है तो आप इंटरसेक्शन करें, जब आप इंटरसेक्शन करते हैं तो आपके पास छोटा सेट ही आता है, चूंकि बी सबसेट है तो बी छोटा है, बी आएगा। तो अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या होगा, देखिए दोनों में ए लगा दी थी, ए इंटरसेक्शन बी, ये बेटा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी,
ये बेटा आप इसको आसानी से देख सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ से जो रिजल्ट्स निकलते हैं ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बड़ी आसानी से फाइंड किए जा सकते हैं। जब बी सबसेट ऑफ ए का, तो बेटा ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसे, जस्ट एन एन लगा दें ये फार्मूले बन जाते हैं। इनमें भी बेटा एन एन लगाते हैं तो ये फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा तो कि इनमें आपने कंडीशंस नहीं भूलनी, ठीक है। इनमें आपने कंडीशंस नहीं भूलनी। ये जो कंडीशन है यानी बी सबसेट है ए सबसेट है बी का, ये कंडीशन मुख्तलिफ कंडीशन पे मुख्तलिफ जो है वो रिजल्ट्स आते हैं, ये आपने ज़रा याद रखना है। अच्छा आगे बेटा मजीद ये है कि u माइनस ए एम्प्टी के इक्वल किस कंडीशन में होगा। वैसे तो आपको पता है कि u माइनस ए असल में ए कंप्लीमेंट होता है, लेकिन कह रहा है कि वो क्या कंडीशन है कि u माइनस ए इज इक्वल टू एम्प्टी हो। तो बेटा ये तभी हो सकता है जब u इज इक्वल टू ए हो। u इज इक्वल टू बेटा क्या होगा ए, यानी a माइनस ए ही एम्प्टी हो सकता है ना, तो वो तब होगा जब u इज इक्वल टू ए। ये बेटा हमारे पास कंडीशन है u इज इक्वल टू ए, तो u माइनस ए जो है वो एम्प्टी होगा। ये बेटा आपने याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए होता है। आपको पता है कि कोई भी सेट है उसके एलिमेंट जो एम्प्टी से यूनियन करेंगे, एम्प्टी में कुछ होता नहीं है तो दोबारा ए ही आने वाला, ये तो ऑब्वियस ही बात है। और जो अगर किसी सेट को आप इक्वल टू इट सेल्फ यूनियन ले ले तो दोबारा ए आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ले लें जी 1 है 2 है, ठीक है, और एक और ले लें उसको भी चलें यही कह लें 1 2, सही है ना, तो आप इसका यूनियन ले लें तो क्या आएगा, इन दोनों को कंबाइन करना है। 1 1 को यूनियन में आपको पता है सेट में आपने पढ़ा था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीट नहीं करना। 1 1 तो 1 एक दफ़ा लिखना है, 2 दो दफ़ा आला है तो एक दफ़ा लिखना है। तो ये क्या है असल में, ये असल में ए है, तो आपने प्रूव कर दिया यूनियन इज इक्वल टू ए है, ये प्रूव हो गया। अब देखिए बेटा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है। हाँ जी, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है। तो इसको आप वेन डायग्राम से बड़े अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। और ये जो रिजल्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिजल्ट ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में ये बड़ी दफ़ा आ चुका है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, तो आपने याद रखना है ए यूनियन बी बी कंप्लीमेंट, या आपको देगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, मुख्तलिफ ऑप्शन देगा आपको बी माइनस ए माइनस बी या वगैरह वगैरह, तो आपने ए माइनस बी को क्लिक करना है, ये आपने बड़े अच्छे से तैयार करना है। आगे बेटा ए इंटरसेक्शन बी है, तो अगर इसका इंटरसेक्शन ले तो हमेशा बेटा एम्प्टी आता है, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए आता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ए का ए के साथ इंटरसेक्शन भी ए आ रहा है और ए का यूनियन ए के साथ वो दोबारा क्या आ रहा है बेटा, ए ही आ रहा है। अच्छा जी, अब देखिए ए माइनस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वो मेरे हमेशा बेटा बी के इक्वल होता है, ये भी आप याद रख लिए, ठीक है। तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा, तो बेटा हमेशा बी के इक्वल होगा, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा ए माइनस जो है एम्प्टी सेट जो है वो ए के इक्वल होता है, ए माइनस ये देखिए ए माइनस एम्प्टी सेट इज इक्वल टू बेटा हमारे पास ए होता है। लेकिन याद रखिए कि जो 5 माइनस ए है इसका मतलब है इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो बेटा वो हमेशा हमारे पास 5 होगा। ये भी बेटा आपने इसको याद रखना है, ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल वही दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेटा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है तो आंसर इज ए। ये कैसे है ज़रा ये देखिए ज़रा, तो बेटा ये देखें आपको पता है यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगुलर प्लेट से शो करते हैं, ये बेटा हमारे पास यूनिवर्सल है। ए बना लीजिए या पे आप प्लेट्स को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर लें, चले हमने कर दिया। अब देखिए ए है, ए को आप वर्टिकल लाइन से शो कर दें, चले ये है ये हमारे पास सेट ए है, ये क्या बेटा सेट ए है। अब देखिए ये जो प्लेट है और ये जो मैंने कॉइन सा बनाया सिक्का सा बनाया, इस सेट को मैंने ऊपर रखा है इसके, तो इनमें देखें हमने इंटरसेक्शन देखना है। देखिए जरा क्या देखना है हमने, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट होंगे जो यू वाली यानी रेक्टेंगुलर प्लेट से टच कर रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ टच कर रही है, वो बेटा सेट ए है। तो बेटा ये सेट ए आ गया, तो यू हमने पहले भी क्या है कि 5 माइनस ए यानी एम्प्टी सेट माइनस ए मेरा पार्ट ए ही सॉरी एम्प्टी ही आता है। ये बेटा आपने रिजल्ट अच्छे से देखने। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं और देखते हैं क्या होना। बेटा नोट कर लें आप चीज़ें कि जो नंबर जो एम्प्टी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद हमेशा जीरो होगी, क्योंकि आपने ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है याद रखने की, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो ही होंगे। तो बेटा ये आपको पता है कि कोई भी सेट का कंप्लीमेंट ले लें तो वो किसके इक्वल होता है यू माइनस ए के, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखना हो तो वो बेटा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ये बेटा बिल्कुल वही है चीज़ें। आगे चलते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट यूनियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ये बेटा डी मार्गन्स लॉ ही है, आपको पता ही है इसके इक्वल ही होते हैं, ठीक है।
तो जस्ट हमने दोनों तरफ एन लगा दी, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह ये भी डी मार्गन्स लॉ, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा, दोनों तरफ एन लगा दिया और कुछ नहीं हुआ। आगे मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है, उनको देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, आपको पता है यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, ये आपने पहले पढ़ा है। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या अबेलियन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। देखिए प्रॉपर्टी ये इसके दो नाम है, एक इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव या एक और नाम है अबेलियन। परेशान नहीं हो जाना अगर इन दोनों में से कोई एक का नाम ले तो बेटा आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी बेटा इसको भी आप अबेलियन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं। तो आपको पता है कि सेट्स के अंदर अंडर यूनियन अंडर इंटरसेक्शन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाता है सेट्स। ठीक है, आगे बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये आपको पता है कि इसमें क्या करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, जस्ट ब्रैकेट चेंज करते हैं। यूनियन बी यूनियन सी है तो पहले आपने दो सेट्स के ऊपर पहले दो पे ब्रैकेट्स लगाई है, बाद में आने लास्ट वाले टू पे लगा दी है। ब्रैकेट्स की चेंजिंग को एसोसिएटिव कह लेते हैं, इनके आंसर हमेशा दोनों साइडों पे इक्वल आ जाते हैं, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। आगे बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये भी वही चांस है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया। आगे चलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है, इसको बेटा मैं आपको बताता हूँ। बेटा आप ज़रा मैंने थोड़ा आपको ये यहाँ पे हम सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, मैं थोड़ा बेटा आपको रियल नंबर्स के अंदर लेके चलता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ आए। आप जब वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को याद करते थे तो कैसे करते थे, ए बी प्लस सी, तो क्या करते थे आप इसको ए को बी से करते थे मल्टीप्लाई ए बी और ए को सी से आप कहते थे ए सी। ठीक है, इसको क्या बोलते, आप बोलते थे ये क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये देखिए ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या है जी, मल्टीप्लीकेशन ये, और यहाँ पे क्या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये याद रखिए। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पे क्या हो रही है, एडिशन। अच्छा, ये भी देख लें कि अगर ऐसे कर दे यानी ए और बी माइनस सी, तो क्या करेंगे, ए बी माइनस बी सी, तो ये क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे माइनस है, ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो थी रियल नंबर्स के अंदर बातें, ये जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है, यही चीज आप यहाँ पे याद रख लें, मतलब रूल वही यूज हो रहा है। ये यहाँ पे क्या आप यूनियन कर रहे हैं, तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है कि क्या यूनियन की किसमें, ओवर व्हाट, ओवर इंटरसेक्शन। ठीक हो गया, ये बेटा इतनी सी बात है बस जी। बेटा आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, बस खत्म होने लगा लेक्चर, मेरे ख्याल में काफी लेंथी हो गया, अब थक भी गए होंगे। देखते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जी बेटा ये क्या होती है, जी बेटा ये क्या है जी, इंटरसेक्शन की ओवर यूनियन पे, यानी पहला क्या है जी, इंटरसेक्शन है और ओवर व्हाट, ओवर यूनियन, तो इंटरसेक्शन की ओवर है, तो ये आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। आगे बेटा डी मार्गन्स लॉ है, वो आपको पता है क्या होते हैं, वो क्या है जी, ए यूनिट बी है, होल कंप्लीमेंट ले तो अलग अलग कंप्लीमेंट के इक्वल होता है, लेकिन चेंजिंग क्या आती है, चेंजिंग ये आती है जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन हो जाता है, जो यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन आ जाता है। बस बेटा ये बात होती है। इसके साथ बेटा हमारा ये वाला लेक्चर खत्म हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मजीद क्विज़ के ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो आप सुने, क्विज़ वाले लेक्चर्स, तो बेटा आप प्ले स्टोर पे जाइए, TSSPK के नाम पे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और बनिए बेटा हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।